अगर किसी कंपनी को बिजनेस में और पैसों की जरूरत है और वो एक पब्लिक इशू लेकर के आ जाए, प्रोजेक्टर तो ऑन कर दो दुर्गेश, प्रोजेक्टर। वो और पैसों के लिए पब्लिक इशू लेकर के आ जाए या प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे, तो पता है उससे क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है ना, उनका कंपनी पर कंट्रोल कम हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर एक कंपनी पब्लिक इशू लेके आ जाए या प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे, नए लोगों को कंपनी में ले आए क्योंकि और पैसे चाहिए थे, तो उनका एग्जिस्टिंग ओनर्स का कंपनी पर कंट्रोल कम हो जाएगा। पता है एग्जिस्टिंग ओनर कंपनी को क्या कहेंगे? कि तुमने चंद पैसों की खातिर कंपनी को बेच दिया नए लोगों के हाथों। पैसे ही चाहिए थे तो हमसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मांगे होते, हम मना कर देते कि हमारे पास नहीं है। इस लाइट को बंद करके देखो सर। नहीं, इससे तो और ज्यादा ग्रीन इफेक्ट। और उस वाली लाइट को बंद करके देखो। नहीं, इसको तो, ये तो ठीक है, इसको तो कर दो वापस इधर ही। हाँ, ये ठीक है। चलो रहने दो कोई बात नहीं। तो यार ये कंपनी की ड्यूटी है कि जब भी कंपनी कोई पब्लिक इशू करना चाहे, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहे, नए इक्विटी शेयर इशू करना चाहे, तो सबसे पहले किसको पूछना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। शेयर इशू करना है तो आपको हमेशा सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू करना पड़ेंगे, और इसी को राइट इशू कहा जाता है। तो सर ऐसे तो जिंदगी भर कंपनी के शेयर होल्डर कभी बदलेंगे ही नहीं, ना कंपनी कभी पब्लिक इशू लाएगी, ना कंपनी कभी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, और शेयर होल्डर जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो जाएगी। नहीं, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। आप राइट इशू को अवॉइड कर सकते हैं और पब्लिक इशू ला सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है कि सुनिए, अगर आप इजाज़त दें तो हम पब्लिक इशू ले आए, हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर दें, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लगे कि यार हम, उनके पास तो और पैसा है नहीं, या वो कंपनी में और शेयर खरीदना नहीं चाहते हैं, तो फेवर में वोट कर देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और उसके बाद में फिर कंपनी पब्लिक इशू या राइट इशू या ई सॉप या कुछ और कन्वर्टेबल डिवेंचर, किसी भी टाइप से फिर अपने शेयर इशू कर पाएगी। सेक्शन 62 यही बोलता है, जब भी शेयर इशू करना है तो सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करो। अगर उनके अलावा किसी को भी किसी भी कारण से आपको शेयर इशू करना है तो सबसे पहले आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिए तो फिर मैं कैसे कैसे शेयर्स इशू कर सकता हूं? अरे फिर तो आप ईसॉप इशू कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। फिर तो आप ईसॉप इशू कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। लेट मी टेल यू कि ईसॉप में भी एग्जिस्टिंग ऑनर्स का कंट्रोल तो डाइल्यूट होता ही है ना। एम्प्लॉय को शेयर दोगे तो जो करंट मालिक हैं उनका कंट्रोल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। हालांकि अगर एक प्राइवेट कंपनी ईसॉप ऑफर करती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाता है। अच्छा, आप पब्लिक इशू लाना चाहते हैं राइट इशू को अवॉइड करके, या प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं राइट इशू को अवॉइड करके, तो उस केस में भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, ये देखिए यहां स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपको पास करना ही पड़ेगा। और साथ में एक रिक्वायरमेंट, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो सेक्शन 42 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से शेयर का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। राइट इशू लेके आएंगे, वैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उन्हीं के प्रपोर्शन में और शेयर दे रहे हैं। सस्ता भी दे दिया तो सबको एक जैसा मिलेगा, महंगा भी दे दिया तो सबको एक जैसा मिलेगा। लेकिन नए लोगों को आप शेयर दें,
और रेवड़ी बांट दें, सस्ता बांट दें, तो एग्जिस्टिंग ओनर्स को ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि अरे आपने उनको सस्ता कैसे दे दिया। तो सही भाव पे दिया कि नहीं दिया ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक इशू के लिए वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, क्योंकि पब्लिक इशू वैसे भी मर्चेंट बैंकर के थ्रू लाया जाता है और मर्चेंट बैंकर ऑलरेडी उस चीज में वैल्यूएशन करता ही है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तो आप राइट इश्यू अवॉइड करके कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल लोन भी ले सकते हैं। सर वो सेक्शन 60 और 61 का क्या हुआ? पढ़ेंगे बेटा, 61 हम पढ़ेंगे और 60 डिलीट कर दिया है इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से। सर अगर वो कोई और पर्सन अपना रिलेटिव हो तो हो ना, रिलेटिव को प्राइवेट प्लेसमेंट करो, इसीलिए तो वैल्यूएशन रिपोर्ट मांग रहे हैं कि कहीं डायरेक्टर अपने रिश्तेदार को एकदम सस्ते में कंपनी के शेयर ना दिलवा दे, रिश्तेदार का फायदा करने के लिए कहीं कंपनी का नुकसान ना हो जाए, इसीलिए तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगी जा रही है। गौतम कल का डाउट पूछ रहा है, सर कल जो सेक्शन 56 आपने पढ़ाया था उसमें इंडेमिनिटी वाला जो प्रोविजन है 56 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो एक बार और बता दीजिए, रीडिंग करते वक्त तो समझ नहीं आया था, नोट से समझा दो। अरे भले आदमी, नोट्स खोलना भी तो एक समस्या है ना, मैं नोट से ही पढ़ा दूं ऐसे? वोट कर लेते हैं, वोट कर, 3 जगह वोट करना पड़ेगा उसके लिए। क्या आपका नाम क्या है? हाँ, पलक ने इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन प्रपोज करा है, तो पहले अपन ऑनलाइन पोल कर लेते हैं उसके लिए। जो चाहते हैं कि मैं स्लाइड से नहीं नोट से पढ़ाऊं वो यस कह दें। उधर आऊंगा अभी बॉयज रूम में, चिंता मत करो। हाँ इधर लड़कियां हाथ उठा दो, 1 2 3 4 5 7, मतलब 1/3 30-40% वोट फेवर में है इधर। ऑनलाइन में 53% स्टूडेंट ने तो नो कर दिया है, लड़कों से पूछ के आता हूं। जो अरे अरे बोलो मत, मैं आ गया हूं इधर। हाथ उठा दो जो चाहते हैं कि नोट से पढ़ाऊं स्लाइड से नहीं। अरे यहां तो फेल हो गया रेजोल्यूशन बुरी तरह से। तो बॉयज में से तो वो जितने 60 70 80 जितने भी हैं वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला, ऑनलाइन में भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो आप एक काम करें बेटा, आप रोज नोट्स पढ़ लिया करें और क्लास के शुरुआत में मुझसे पूछ लें तो मैं बता दूंगा। फिर मैं नोट्स शुरू से ही ओपन करके रखूंगा ताकि आप पूछोगे तो बता दूंगा। 56 provided that where the instrument of transfer has been lost, provided that where the instrument of transfer has been lost or instrument of transfer has not been delivered within the prescribed period, जो मैंने आपको फॉर्म साइन करके दिया था वो आपने घुमा दिया, या वो 60 दिन का टाइम निकल जाने के बाद डिलीवर करा तो एज गुड एज खत्म हो गया, वो तो उसकी कोई वैलिडिटी बची नहीं। द कंपनी में रजिस्टर, इसके बावजूद भी कंपनी ट्रांसफर रजिस्टर कर लेगी ऑन सच टर्म्स एज टू इंडेमिनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे कोई इंडेमिनिटी बॉन्ड वगैरह भरवा करके और फिर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मेमोरी हुक भी है, लॉस्ट क्वेश्चन मार्क इंडेमिनिटी। ठीक है बेटा, ये वही लिखा है बिल्कुल जैसा भी यहां पे मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा था।
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। कहीं कहीं थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स आती है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स छोड़ो, बेयर एक्ट खरीदो और बेयर एक्ट से खुद पढ़ो। मतलब अभी तो स्टेप क्या है कि मैं इजी लैंग्वेज में आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मेमोरी हुक है, उसके बाद नोट्स की सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, उसके बाद भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, मतलब अब आपको इसका एकदम उल्टा काम करना चाहिए कि आप बेयर एक्ट खरीद करके ले आओ जिसमें मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, और जो सेक्शन मैंने नहीं पढ़ा है वो उसमें से पढ़ना चालू करो। क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल आपसे यही एक्सपेक्टेड होता है कि गवर्नमेंट जैसे ही कोई नया लॉ लेकर के आएगी, आप उसको पढ़ेंगे और आप खुद उसको इंटरप्रीट कर पाएंगे और आप उसको अपने क्लाइंट को समझा पाएंगे कि देखिए जो आया है इसका मतलब क्या निकलता है। दिस इज एक्सपेक्टेड, है ना। तो नोट्स अपने आप पढ़ने की आदत बनाओ बेटा। इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन रखोगे तो खुद कुछ भी डिफिकल्ट कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। ये तो मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं उसमें। सर सेक्शन 47 में जो नोट्स में एग्जाम्पल दिया है वो भी समझा दीजिए। वो तो समझा ही दिया था बेटा, उस एग्जाम्पल को मैंने काटने को कह दिया था साक्षी, और मैंने कहा था अपना खुद का एक एग्जाम्पल कि 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरे पास 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो मैं 10% वोट डालता हूं। कल को 3 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वोट डालने लग गई तो टोटल 4 करोड़ रुपए के वोट पड़ेंगे, और 4 करोड़ के वोट में मेरा वोट अभी भी कितना रहेगा, 10 लाख का 10 लाख। तो पहले 10 लाख बटा 1 करोड़ यानी कि 10% था, अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोड़ यानी कि 2.5% है। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है मैंने यही एग्जाम्पल दिया था। फिर साक्षी, फिर उसको काट दो ना, फिर जो मैंने बोला वो करो। सर मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल रिया, आप असली रिया हो कि नकली मुझे ये नहीं मालूम, हो सकता है रिया नहीं रमेश हो बिहाइंड द सीन, वो मुझे नहीं पता। मॉड्यूल से तो रिया आपको पढ़ना ही चाहिए, इंस्टीट्यूट ने भेजा है, पढ़ो बेटा, उससे पढ़ो। पहले स्लाइड से पढ़ो, फिर ऑडियो सुनो, फिर मेरे नोट से पढ़ो, और फिर मॉड्यूल से भी पढ़ो। रोज ये चारों काम करना ही है रिया आपको। सबको नहीं बोल रहा हूं, रिया ने पूछा, रिया को बताया। ओके। और जिसके मन में ये डाउट है कि सर मैं मॉड्यूल से भी पढ़ूं क्या, जरूर पढ़िए। बल्कि मैं तो कहता हूं एक रेफरेंस बुक भी खरीदिए और बेयर एक्ट भी लीजिए और उससे भी पढ़िए, क्योंकि जितने ज्यादा सोर्सेस से पढ़ेंगे उसका मतलब आप उतनी ज्यादा बार पढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको याद हो जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सब में बात तो एक ही लिखी हुई मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, आपके पास फुर्सत है तो बढ़िया है। सर नोट्स इनफ हैं क्या? अरे ये तो पहले दिन से कह रहा हूं मैं कि बस मेरे नोट्स पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप। बट जितने ज्यादा सोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं मेरी तरफ से खुली छूट है। बल्कि रिया मैं आपसे कल पूछूंगा आप कि आपने कहां कहां से पढ़ा है। टाइम पास बहुत करते हैं बच्चे, सवाल जमाने के पूछेंगे, पढ़ाई धेले की नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो यार पूरा सेक्शन का मटिया मेट हो गया, बीच में सारी पटरी से उतार दी गाड़ी। सेक्शन 62 बहुत सिंपल सी बात करता है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो वो कंपलसरीली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देना पड़ेंगे, नए लोगों की भर्ती करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे एग्जिस्टिंग ऑनर का कंट्रोल डाइल्यूट होता है। यही शेयर राइट शेयर कहलाते हैं। पर सर हम इनसे बोर हो गए, हमको नए लोग चाहिए कंपनी में, तो क्या करें? नए लोग लाने के 3 तरीके, या तो आप ईसॉप के थ्रू एम्प्लॉयज को लेकर के आ जाओ कंपनी के अंदर, या आप पब्लिक इशू कर दो, या पब्लिक इशू जो हमने सेक्शन 26 में प्रोस्पेक्टस की इशू करा था, या प्राइवेट प्लेसमेंट कर दो जो सेक्शन 42 में हमने पढ़ा था, या आप कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल लोन इशू कर दो। तो उससे आज तो पैसा लोन के फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन एक दिन ये लोन प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर में। तब भी कंपनी में नए इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे। नए लोगों को लाने के 3 रास्ते, और तीनों रास्तों का जाने का एक ही तरीका, और वो ये है कि सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एग्जिस्टिंग ओनर्स की परमिशन ले लो कि नए लोग आ जाएं क्या। ओके, तो
अब इसके अलावा एक और तरीका है नए लोगों को लाने का, कि नए लोग जबरदस्ती आ जाएं आपके घर के अंदर। मतलब आतंकवादी हैं, घुस जाए घर के अंदर बंदूक लेकर के, बोले हम तो यहीं रहेंगे, अब जो करना है कर लो। सर ऐसा कोई कर सकता है लीगली? हाँ, सरकार। भारत सरकार के पास असीमित पावर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जो चाहे वो कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, विपक्ष हल्ला मचा सकता है, लोग सड़क पर प्रदर्शन कर सकते हैं, बट सरकार ने जो कर दिया वो कर दिया, बात खत्म। सरकार एग्रीकल्चर लॉ में अमेंडमेंट लेकर के आ गई, विपक्ष हल्ला मचा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा है, किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, दैट हार्डली मैटर्स। बट हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी हियर? गवर्नमेंट। दे हैव द लॉ मेकिंग पावर। वो जो चाहे, जो उनको सही लगे, वो लॉ बना सकते हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई लोकल्स को ही नौकरी दो, बाहर के लोगों को मत दो। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी मोटा मोटा कुछ ऐसे ही बोलती है, अपना मानुष, बाहर के लोग आए तो बोले, वो उनका अलग से फंडा चलता है, तुम सबको नौकरी दो, बाहर के लोगों को हम मारेंगे। तो जो सरकार नियम बनाएगी वो चलेगा, बात खत्म। सरकार ने बोल दिया, आपको पालन करना पड़ेगा। सरकार बोल दे कि इस क्लास को जितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन सबको इमीडिएट इफेक्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लिया जाए। वाह, आईसीएआई कुछ भी नहीं कह सकता इस पर। आईसीआई बोलेगा यस सर, डन। इतनी पावरफुल है गवर्नमेंट, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सरकार बोल दे तुम्हारा मकान मुझे दे दो, आप बोलो बिकाऊ नहीं है, सरकार बोले हम खरीद भी नहीं रहे। अरे इलेक्शन होते हैं ना, तो सरकार स्कूल को नोटिस भेज देती, कॉलेज को 40 बसें भेज दो। स्कूल नहीं कह सकता हमारी बस तुम कौन। प्राइवेट कारें भी अधिग्रहित कर सकते हैं, आपकी कॉलोनी में आ जाए, सड़क पर खड़ी हुई 10 कारें पसंद करे, बोले कलेक्ट्रेट पहुंचा देना 3 दिन के लिए। आप बोलो सरकार है बेटा। तो सरकार ने आपको किसी कारण से लोन दिया था, लोन आप चुका नहीं पा रहे हो, तो सरकार ने ऑर्डर दे दिया इस लोन को इक्विटी शेयर बना दिया जाए। अरे वो जब डैम बनते हैं ना, तो सरकार क्या करती है, लैंड अक्वायर कर लेती है। डैम बनता है तो कई गांव डूब में आ जाते हैं, तो सरकार उनकी जमीन ले लेती है, फिर वो आंदोलन करते हैं। वो आंदोलन इस बात का नहीं करते हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, वो तो ले ली सरकार ने, किस्सा खत्म। आंदोलन उनका एक ही बात का होता है कि कंपनसेशन ढंग से दे दो, पैसे बराबर दे दो, नहीं देने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सरकार ने बोला लोन को बना दे इक्विटी शेयर, हमने तुझे लोन दिया, वी ऑर्डर कि इसको इक्विटी शेयर बना दे। एक की बात की लड़ाई लड़ सकते हो आप कि यार आप बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर मान रहे हो, लोन तो इतना सा है, शेयर इतने चाहिए आपको, कम ले लो, बस नहीं देंगे वाली तो बात है ही नहीं। पर सर उससे एग्जिस्टिंग ऑनर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा ना, होता रहे, दैट हार्डली मैटर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी, ये इशू ऑफ शेयर का और एक तरीका, कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है 60 दिन में, सिर्फ कन्वर्जन रेशो को लेके, नथिंग एल्स। अच्छा, और मजे की बात, इससे ऑथोराइज कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब अगर सरकार 10 करोड़ रुपए के नए शेयर आपसे ले रही है, तो टू दैट एक्सटेंड ऑथोराइज कैपिटल अपने आप बढ़ी हुई मानी जाएगी। उसके लिए जो सेक्शन 61 में ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने की फॉर्मेलिटीज बताई है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आउटसाइडर्स को भी राइट इशू लेस प्राइस पर देंगे क्या? बेटा खुशी, राइट इशू का मतलब ही होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना। तो हाउ कैन यू से कि आउटसाइडर को राइट इशू देंगे? वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उन्हीं के प्रपोर्शन में और शेयर देना राइट इशू कहलाता है। नए लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो वो आउटसाइडर कहलाएंगे। सरकार के मुंह में घी शक्कर, आहा।
सर 60 डेज कहाँ से गिनेंगे? आप खुद गेस करो कहाँ से गिनेंगे। जिस दिन डायरेक्टर का जन्म हुआ था वहां से, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वहां से, कि ऑर्डर दिया था वहां से? ऑर्डर दिया था वहां से। सर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, हाँ बेटा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की जो फीस लगती है वो तो लगेगी, बट जो फॉर्मेलिटीज लगती है वो नहीं लगेगी। सर कंपनी ट्रिब्यूनल से अपील किस चीज की करेगी? कि ये ना कन्वर्जन रेशियो बहुत हाई मांग रहे हैं, 100 रुपए के लोन के सामने 5 शेयर मांग रहे हैं, हम 3 ही देंगे इनको। सर शेयर गवर्नमेंट डिस्काउंट पे ले सकती है, अरे गवर्नमेंट बिल्कुल ले सकती है, गवर्नमेंट है, वो जो चाहे वो कर सकती है। सर बोनस इशू भी राइट इशू होता है? नहीं बेटा, राइट इशू में पैसा लिया जाता है, बोनस इशू मुफ्त में दिया जाता है। सर ऑथराइज कैपिटल में इशू प्लस, हाँ अब बेटा इसमें ना साफ साफ नहीं लिखा है कि जितनी पहले से ऑथराइज कैपिटल खाली है उसके बाद और बढ़ेगी। सर हमारी ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ थी, इशूड कैपिटल 10 करोड़ थी, सरकार और 10 करोड़ के शेयर ले रही है, तो क्या ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी? कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, इस बात को लेकर के कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो जो हमको लॉजिकल लगे हम वैसा मान लें कि भाई गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से अगर इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल को क्रॉस कर जाती है तो जितना क्रॉस करती है उतना बढ़ जाएगी, ऐसा हमने एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ले लिया, क्योंकि लॉ तो इस बात को लेकर के साइलेंट है। अपने पास पहले ही ऑथराइज कैपिटल बहुत ज्यादा है तो नहीं बढ़ेगी, पर कम पड़ रही है तो बढ़ जाएगी, ऐसा हमने इंटरप्रिटेशन ले लिया। सब गवर्नमेंट वाले में गवर्नमेंट को क्या लेना देना है? ये क्या था, नहीं समझ में आया श्री। सर ट्रिब्यूनल भी तो गवर्नमेंट की है। नहीं बेटा, ट्रिब्यूनल तो कोर्ट है, इस बारे में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि ट्रिब्यूनल इज सेमी जुडिशियल सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। हाँ अब इस सरकार में इंडिपेंडेंट एजेंसी कुछ नहीं बची है, वो अलग बात है। सीबीआई इंडिपेंडेंट माना जाता है, ईडी इंडिपेंडेंट माना जाता है, आरबीआई इंडिपेंडेंट माना जाता है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट माना जाता है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, और गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट मानी जाती है, और ब्यूरोक्रेसी भी मानी जाती है। पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं रहता है, सब सरकार के हाथ में। पर बेटा वो एग्जाम में थोड़ी लिखते हैं। सर एग्जाम्पल दे के समझा दो ऑथराइज कैपिटल वाला पॉइंट। बेटा वो डिस्प्यूटेड है, मैं एग्जाम्पल दूंगा तो तुम उसको पत्थर की लकीर बना दोगे, पर फिर भी एग्जाम्पल दे देता हूं, पर वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। कल को सुप्रीम कोर्ट उस बात को लेके कोई और डिसीजन भी दे सकता है। विवादित पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं और खोद डालूं उसको, तो खोद देता हूं। ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, इशूड कैपिटल 80 लाख रुपए है, सरकार ने और 10 लाख के शेयर ले लिए, तो ऑथराइज कैपिटल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 80 लाख प्लस 10 लाख बराबर 90 लाख, इशूड कैपिटल अभी भी ऑथराइज कैपिटल की लिमिट में है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, इशूड कैपिटल 80 लाख है, 25 लाख के शेयर गवर्नमेंट ने आपसे और ले लिए, तो अब आपकी इशूड कैपिटल 1 करोड़ 5 लाख हो जाएगी, जबकि ऑथराइज कैपिटल सिर्फ कितनी है, 1 करोड़। तो 5 लाख रुपए से ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जो पैसा देना होता है वो तो देना पड़ेगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी। सर इससे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट इफेक्ट हो जाएगा, तो उनकी कंसेंट डू नॉट मैटर। बेटा होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दिस कि गवर्नमेंट इज पावरफुल। फिर ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? आज क्या आपके डाउट्स की क्वालिटी बड़ी पुअर है। चलो नोट करो इसको, छाप दिया? ओके, जो नोट्स में लिखा उसको काट दो, जो मैंने बोला वो फॉलो करो। नोट्स वाला एग्जाम्पल कट कर दो बेटा, क्योंकि मैं इसीलिए तो बोल रहा था आपको कि यहां पर क्लैरिटी नहीं है, तो जो हम चाहें वो इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। हम ये भी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, 80 लाख रुपए की इशूड कैपिटल है, सरकार ने 10 लाख रुपए बढ़ाने को बोला तो भी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख बढ़ेगी, क्योंकि यार जो हमारी बची हुई ऑथराइज कैपिटल है वो हम अपने मन से इशू करने के लिए रखेंगे, ये तो सरकार की वजह से बढ़ी है, तो हम तब भी बढ़ाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन दोनों हो सकते हैं, आप जो चाहें वो ले लें।
एग्जाम में इस बात पर केस लॉ नहीं आएगा, इसलिए इसको इतना ज्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स में कुछ और लिखा है तो वो भी रहने दो, साथ में इधर और करके ये भी लिख लो कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा आगे से हम उसको मानेंगे, फिलहाल ये विवादित है, हम जो चाहें वो मान सकते हैं। नो मोर डिस्कशन ऑन ऑथराइज कैपिटल। issue of share to existing shareholders, right issue, इसके क्या रूल्स हैं? अभी आप लोग ना लॉ का ऐसा एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन करने वाली स्टेज पे नहीं हो, उसके लिए सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ो आप, वहां खोदने की इजाजत है, बट साथ में नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिस देती है वो भी पढ़ो, साथ में उससे रिलेटेड कोर्ट केसेस भी पढ़ो। मतलब एक सेक्शन पे 1 महीना लगाओ तो जाके आप उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले लेवल पे पहुंचेंगे। तब तक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ाया है वो अच्छे से याद कर लो। कई सारी प्लानिंग्स आज तक आपने मुझसे मांग ली कि सर ऐसा होगा तो क्या करें, ने वैसा होगा तो क्या करें, पर टेस्ट में नंबर कितने हैं? कितने बच्चों के 40 एंड अबव आए? हाथ उठाओ यहां पे। आप देखो काफी कमजोर। अच्छा ये पोल अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, इसको मैंने एंड नहीं किया था, कोई बात नहीं। जिनके 40 एंड अबव आए वो यस कर दो। एक 105 लॉक्ड इन है, उसमें से 20 लोगों के आए हैं, तो बताओ मिसिंग क्या है यहां? अरे वाह, आशुतोष को 49 मार्क्स आए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशुतोष। 2 तो क्वेश्चन गलत थे, मतलब उसमें आपका एक सही बैठ गया, वेरी गुड। मेरा पोल कहां चला गया? गायब पोल। हाँ 21 लोग हैं यहां, तो अब इन 110 में से 21 हैं, मोटे तौर पे लेस देन 20% स्टूडेंट क्लियर दिस टेस्ट ना। मिसिंग ये नहीं है कि मॉड्यूल पढ़ूं कि नोट्स पढ़ूं, मिसिंग ये है कि पढ़ ले बेटा, मिसिंग ये है कि उसको याद कर ले। इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ IQ, इट इज ए टेस्ट ऑफ मेमोरी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज मोर ए टेस्ट ऑफ मेमोरी एंड लेस ए टेस्ट ऑफ IQ। तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद करने का एक सिंपल तरीका है कि रोज 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ो, नया भी और पुराना भी। सर बस वो नहीं करते हम, बाकी सब करते हैं। याद करना पड़ेगा बेटा अच्छे से, तो इसलिए आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दो। बाकी ठीक है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं, आगे भी दूंगा, बट उसमें जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रोज पढ़ो, रोज रिवाइज करो, ऑडियो सुनो, नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, लेकिन लॉ आपकी आंखों के सामने, आपके कान के अंदर 1 घंटे के लिए अदर देन क्लास होना चाहिए।
तो वो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो ही मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे बेटा। और आंसर जरूर लिख के लाया करो डेली, उससे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है याद आना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके बिना नोट्स रेफर किए 1 क्वेश्चन डे का आंसर लिख देते हैं? उसके लिए भी एक उसके लिए भी एक पोल लॉन्च कर हाँ, हैंड रेज कर दो, चलो पोल लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। 8-10 लोग हैं तो बेटा इसका मतलब प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब ये कि अपने को याद नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अपने को याद नहीं है, और वो याद आप ही को करना पड़ेगा। वो मैं आपके बिहाफ पे कर भी नहीं सकता, वो मैं कर भी लूंगा तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर कैसे इशू करेंगे? तो सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या है, उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, इंडिविजुअल नोटिस। सर हमारे तो 6,000 शेयर होल्डर हैं। अरे तुम्हारे 40 लाख शेयर होल्डर भी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी तो राइट इशू लेकर के आई लास्ट ईयर। तुम्हारे 40-50 लाख शेयर होल्डर भी हो तो भी उनको इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा मिस्टर विपुल पटेल, आप कंपनी के 1,000 शेयर होल्ड करते हैं, आपके हर 10 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 शेयर का राइट ऑफर देती है, यानी 1,000 शेयर के सामने आपको 100 शेयर का राइट ऑफर दिया जाता है। दिस इज हाउ इट विल हैपन। इस तरीके से आपको राइट इशू लेकर के आना पड़ेगा। जीडीआर सिलेबस से हट गया है बेटा, है ना, वो टेस्ट में आया था लेकिन सिलेबस में नहीं है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो राइट इशू भी ओवर सब्सक्राइब हो गया था, दैट वाज अ डिफरेंट मैटर। तो आपको स्पेसिफाई एक नोटिस देना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर को, जिसमें बताना पड़ेगा उनको कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें बताना पड़ेगा कि उनको कितनी टाइम लिमिट दी गई है हाँ या ना करने की। कम से कम 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का टाइम उनको दिया जाएगा। कंपनी की चॉइस है, कंपनी ये नहीं बोल सकती कि 2 दिन में जवाब दो नहीं तो मान लेंगे यू डिक्लाइंड इट। कंपनी ये भी नहीं बोल सकती कि तुमको 2 साल का टाइम दिया, आराम से सोच के बता देना। हाँ, कंपनी ये कहेगी कि ठीक है वी आर गिविंग यू 30 डेज टाइम, 25 डेज टाइम। अगर इस टाइम लिमिट में शेयर होल्डर रिप्लाई ना करे तो मानेंगे उसने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। अगर टाइम लिमिट खत्म होने के पहले ही वो रिप्लाई करे और उस पर लिख दे कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, तो डिक्लाइंड ही है। अगर टाइम खत्म होने के पहले उसके पैसे मिल जाएं कंपनी को कि ये पैसे रखो मेरे को शेयर दे दो, तो बढ़िया, उसको शेयर दे देंगे फिर हम। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो इस 15 दिन की टाइम लिमिट को और कम कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ 90% पीपल। प्राइवेट कंपनी में मोस्टली 2 ही लोग होते हैं, तो वो 15 दिन क्यों रुके हैं? वो तो फास्ट प्रोसेस करना चाहते हैं ना। इधर ऑफर दिया उन्होंने, उधर एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। मिनिमम 15 दिन देने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं 15 दिन तो हम इंतजार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 1 दिन की टाइम लिमिट दी उन्होंने, 1 दिन में रिप्लाई कर दिया ताकि आगे की प्रोसेस करें और कंपनी जल्दी से पैसा लेके और आगे बढ़ सके। जो रिप्लाई नहीं करेगा उसके शेयर डिक्लाइन मान लिए जाएंगे। डिक्लाइन शेयर का क्या होगा, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट क्या होता है, वो इसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ बेटा कहो। सर राइट इशू ओवर सब्सक्राइब कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने ये। रियल लाइफ में तो राइट इशू ओवर सब्सक्राइब होना ही नहीं चाहिए, मतलब थियोरिटिकली तो, क्योंकि जिस जिसको जो जो शेयर दिए हैं बात खत्म। लेकिन अभी आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो जो शेयर डिक्लाइन हो गए उनका क्या करें आप। तो उसके लिए यहां पे लिखा है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लाइंड शेयर्स को जैसे चाहे कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में इशू कर सकता है। हम 1 करोड़ शेयर का राइट इशू लेकर के आए,
50 लाख शेयर सब्सक्राइब हो गए और 50 लाख शेयर में कोई जवाब ही नहीं आया, तो उनको क्या माना गया? डिक्लाइन। लोग आगे चल के ना थोड़ी करते, जवाब मत दो, अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा? डिक्लाइन। तो 50 लाख शेयर में जवाब नहीं आया तो वो डिक्लाइंड हो गए, पर कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, तुम नहीं ले रहे हो तो क्या है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो चाहे वो कर सकता है। फिर वो प्राइवेट इशू लेकर प्राइवेट प्लेसमेंट करे इन शेयर का फेसबुक को, या वो इसका आईपीओ एफपीओ लेकर के आ जाए पब्लिक इशू, या कुछ और करें। मतलब फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो चाहेगा वो करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम था कि कुछ लोग तो डिक्लाइन करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट ऑफर में लोगों को ये चॉइस दे दी कि जितने शेयर आपको हम दे रहे हैं 1000 के सामने 100 शेयर का राइट ऑफर, पर आप चाहें तो 100 से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिक्लाइन शेयर अगर कुछ होंगे तो उसमें से आपको अलॉटमेंट कर देंगे प्रोराटा। तो ऐसे 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। अगर मान लो किसी से गलती से डिक्लाइन हो गया या उसने जानबूझ करके कर ही दिया, तो किसी ने एक्स्ट्रा भी अप्लाई करा है तो उसको दे देंगे वो शेयर। ये बेस्ट इंटरेस्ट में अलॉटमेंट हो गया। ये इतिहास में अपने आप में एक ही एग्जाम्पल है जहां राइट इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक राइट इशू भी पब्लिक इशू टाइप से आया और वो भी ओवर सब्सक्राइब हो गया। सर प्रेफरेंस शेयर को राइट इशू होता है क्या? नहीं होता है। सर बोनस शेयर को भी राइट इशू बोलेंगे क्या? नहीं बेटा। सबको एक साथ नोटिस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा। नोटिस तो सबको एक साथ ही भेजेंगे ना, 1 बाय 1 थोड़ी भेजेंगे कि तेरे को मिल गया क्या, चल अब दूसरे को दें, दूसरे को मिल गया क्या, चल अब तीसरे को दें। नहीं बेटा। सर एक बार पूरी स्लाइड दिखा दीजिए, देख लो बेटा। सर इसमें भी 90% सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविजन रहता है क्या? नहीं बेटा। ये लिख लो तो फिर बीच वाला पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। असली मुद्दा है प्रोविजन याद रहना। रटो। सर क्यों, मतलब रटें थोड़ी, हम तो इंटेलिजेंट बनते हैं। तो आईआईटी करो, उधर नहीं रटना पड़ता है। जो कोर्स आपने चुना है, एक कहावत सुनी है आपने, डोंट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू रन। ओ नहीं सुनी, गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सर सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आ सकता है क्या? देखो फालतू सवाल पूछा ना, सब आ सकता है बेटा, तुम तो याद करो बस। वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लें, मैच द कॉलम पूछ लें, ऐसे राइटिंग पूछ लें, शॉर्ट आंसर पूछ लें, सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन से सेक्शन पूछ लें, डायरेक्ट पूछ लें, केस स्टडी पूछ लें, वहां आके ओरल टेस्ट ले लें तुम्हारी एग्जाम सेंटर पे, वो कुछ भी करें, तुम बस याद कर लो तो सब चीजों का जवाब दे पाओगे, और याद नहीं है तो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाओगे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो सुना है। ओके तो मैं आपको एक नई कहावत सुनाता हूं। डोंट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू रन। उसके लिए लोग ये कहानी सुनाते हैं कि एक जंगल में कंपटीशन हुई, रेस लगाई गई, और रेस में एज यूजुअल खरगोश और कछुआ तो थे ही, साथ में हिरण और शेर और मछलियों को भी शामिल किया गया जमीन पे दौड़ने की प्रतियोगिता में। मछली भी एकदम एक्साइटमेंट में निकल के बाहर आ गई, 2-4 बार उछली और ढेर हो गई और वो हार गई। और लोगों ने बोला अरे कितनी बेकार है ये, रेस हार गई। फिर लोग कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है, सब लोगों को एक ही स्केल पे देखता है, हर बच्चे में अलग कैपेबिलिटी है, उसको उसकी अलग स्केल पे देखो ना। क्लास में फेल होना, सीए में फेल होना, स्कूल में फेल होना, हो सकता है ये अच्छा सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, मैनेजर हो, कुक हो, शेफ हो, पायलट हो, कुछ और हो इसके अंदर। डोंट जज हिम, आई एग्री, but at the same time I have one question: why the hell the fish is participating in race?
तू आई क्यों रेस में? तू स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती, तू इधर क्यों आई? तू इधर आ भी गई और लोग से चाह रही है कि तेरे से सहानुभूति भी रखें कि मैं आ गई हूं, पर देखो मैं अच्छा दौड़ती नहीं हूं, तो मेरे को जज मत करना। जज जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम गलत कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वो जमाना गया जब माता पिता फोर्स कर देते थे कि तुमको यही कोर्स करना पड़ेगा। चलो यहां इस रूम में सर्वे करते हैं, कितने बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से सीए कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करते? हाँ, खुल के हाथ उठाओ। पोल में तो लोग खुल के वोट कर ही देंगे, क्योंकि वहां तो चेहरा दिखता नहीं है। तीन बच्चे कर रहे हैं, 5, बस। बेटा आपने ये कोर्स खुद ही चुना है। दबाव में अगर आ गए जो 5 बच्चे, तो उन 5 बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि फिर ठीक है, हम आपको, आप मुझे नाम और फोटो भेज देना, मैं आपको नहीं जज करूंगा। पेरेंट्स से बात भी करवा देना मेरी, हो सकता है आप झूठ ही बोल रहे हो, तो पता चल जाएगा। आपने ये कोर्स खुद चुना है। फिर अगर आप बोल दो कि इस कोर्स में ऐसा होता है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। सर व्हाई दिस कोर्स इज मेमोरी बेस्ड? इट इज। अगर इतना ही अच्छा आईक्यू था तो पीसीएम लिए होते और आईआईटी जाते, क्योंकि उधर मेमोरी का टेस्ट नहीं होता है, उधर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का टेस्ट है। नहीं नहीं सर, आई लव्ड इकोनॉमिक्स, आई लव अकाउंट्स, कॉमर्स इज सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। साइंस तो बकवास है, क्योंकि उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने के लिए बहुत ऊपर लेवल पे जाना पड़ता है। कॉमर्स की ब्यूटी ये है कि इधर पढ़ो उधर अप्लाई करो, इधर जीएसटी सीखा उधर अप्लाई करो, इधर इनकम टैक्स पढ़ा उधर अप्लाई करो, इधर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फाइनेंस के कंसेप्ट सीखे, उधर पापा की एफडी का इंटरेस्ट फटाक से कैलकुलेट करके दे दो। कॉमर्स की ब्यूटी है कि सीखते ही अप्लाई कर सकते हो आप उसको। साइंस में एप्लीकेशन लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ ही ना आए, देखूं कैसे मैं, तो बड़ी मुश्किल है वो तो। कॉमर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए आपने उसको चुना, तो इसलिए फिर अब जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए, और वो है रटना। वो तो पड़ेगा, रटो। कल से आपकी ओरल टेस्ट भी लूंगा मैं। ओरल टेस्ट सर रेंडमली 1-2 सेक्शन पूछ लूंगा, जो मेरे सामने बैठा होगा सिर्फ उस बैच की ओरल टेस्ट होगी। एक दिन बॉयज की, एक दिन गर्ल्स की। हाँ, जो पढ़ाया उसमें से कुछ भी पूछूंगा मैं, और जो जवाब नहीं दे पाएगा वो कैमरा पे आएगा। बस आके हाय करके जाना है, और क्या। अच्छा, राइट टू रिनाउंस। सर मेरे पास राइट ऑफर आया, उन्होंने बोला तू शेयर लेगा क्या? मैं बोला देखो यार, मैं लेना चाहता हूं पर मेरे पास ना पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऑफर तो बहुत अच्छा है सर, मैं छोड़ भी नहीं सकता, पर मैं ले भी नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरे बड़े पापा हैं। रिश्तेदार हैं क्या? ये बड़े पापा आपके रिश्तेदार हैं क्या अंडर कंपनीज एक्ट? कम ऑन, यस और नो? नो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बोल देना ये मेरे बड़े पापा हैं, रिश्तेदार नहीं है, वो सामने खड़े हों। अरे रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते आप तो, पर कंपनीज एक्ट ने छूट दे दी। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? तेरे पास पैसे नहीं है, तू एक काम कर, दिस राइट इज ट्रांसफरेबल। तू शेयर खरीद के तो बेच ही सकता है, पर शेयर खरीदने की हैसियत नहीं है ना, तू राइट ही बेच दे। और इसको बोलते हैं राइट रिनाउंसमेंट। रिनाउंस करना, रिनाउंस करना मतलब अपना हक किसी और के फेवर में छोड़ देना, उसको रिनाउंसमेंट कहते हैं। कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे आप जॉब इंटरव्यू देने जाएं, आपका जॉब बहुत अच्छा इंटरव्यू जाए, आप बोलो नहीं नहीं मुझे मत नौकरी दो, इनको दे दो, इनको ज्यादा जरूरत है, दैट्स रिनाउंसमेंट। पर यहां भी रिनाउंसमेंट ही बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसको बेटर होता राइट ट्रांसफर कहा जाता, बट इसको राइट रिनाउंस करना बोलते हैं। तो क्या लिखा है? इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, राइट में बी रिनाउंस्ड। कंपनी का आर्टिकल साइलेंट है ना, तो बाय डिफॉल्ट शेयर होल्डर को क्या राइट मिल जाता है?
कि वो अपना राइट इशू को किसी और को बेच भी सकते हैं, और जिसको वो राइट इशू बेचेंगे वो बंदा कंपनी में शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, वो किसी टॉम डिक एंड हैरी को, किसी एरे गेरे नथु गेरे को भी अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी में आप ऑफर भी तो कम ही लोगों को दोगे, तो वो बिकेगा भी कम ही लोगों को। बट इन दैट केस आप एट द मोस्ट आप ये कंडीशन लगा सकते हैं राइट ऑफर में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से राइट में भी ट्रांसफर्ड। हाँ, पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइट बेचा जा सकता है। सर कोई खरीदेगा भला? हाँ ना, 10 वाला शेयर है, मार्केट में 300 रुपए में लिस्टेड है, कंपनी 200 रुपए में राइट इशू लेकर के आई है, तो यार 300 वाला शेयर कितने में दिया जा रहा है? 200 में। तो मैं ले लूं और फिर 300 में बेच दूं बाद में, पर मैं लेना नहीं चाहता, अभी इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता, तो मैंने आपको राइट बेच दिया, तो फ्री में थोड़े दूंगा मैं आपको राइट। मैं आपको बोलूंगा भाई 300 वाला कितने में मिल रहा है? 200 में। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे कितने रुपए ले सकता हूं? 100 रुपए। तो 100 रुपए के आसपास 90, 95, 100 रुपए ऐसा कोई पैसा मैं आपसे ले लूंगा और बदले में आपको राइट ट्रांसफर कर दूंगा। बट ध्यान रखना, मैं आपको राइट ट्रांसफर कर दूं तो भी कंपनी को जो जवाब देने की टाइम लिमिट है, अगर वो 30 दिन थी तो वो 30 दिन ही रहेगी। अगर मैं 28 दिन बाद आपको अपना राइट ट्रांसफर करूं तो आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे इसके लिए रिप्लाई करने को लेकर के, उससे आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं बढ़ जाती है। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर नॉट आस्किंग क्वेश्चन क्योंकि आज क्वेश्चन खराब है आपके। बोनस इशू, अभी एक बच्चा क्यूरियस था बोनस इशू को लेकर के। बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, जिस प्रपोर्शन में वो शेयर होल्ड करते हैं उसी प्रपोर्शन में दिया जाता है। पर जब सस्ते में दिया जाता है तो वो राइट इशू होता है, और जब मुफ्त में दिया जाता है तो वो बोनस इशू होता है। सस्ते में दे दो राइट इशू, मुफ्त में दे दो बोनस इशू। बोनस शेयर या तो फ्री रिजर्व से दे सकते हो, फ्री रिजर्व यानी P&L, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो भी नाम से बना दो अपने मन से, उनको डेबिट करो और पेड अप कैपिटल को क्रेडिट करो। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करो, पेड अप कैपिटल को क्रेडिट करो। CRR को डेबिट करो, पेड अप कैपिटल को क्रेडिट करो। बट रिवॉल्यूशन रिजर्व को डेबिट करके पेड अप कैपिटल को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व गेन तो है लेकिन वो अनरियलाइज्ड गेन है। मनी मन हम खुश हो रहे हैं, में 200 करोड़ की बिल्डिंग 400 करोड़ की हो गई, वाओ, पैसे आए क्या हाथ में? नहीं, फिर गिर गया भाव तो। बट बोनस की भी शर्तें हैं, ये तो बोनस के सोर्सेस हो गए। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, अगर कंपनी 1:1 का बोनस दे देना तो नंबर ऑफ शेयर बंदे के पास क्या हो जाते हैं? डबल। बट ना प्राइस पर शेयर आधा रह जाता है बाजार में। 500 रुपए का एक शेयर बिकता था बाजार में, 1:1 का बोनस आएगा वो 250 का रह जाएगा। या 1000 का शेयर था तो वो 500 का रह जाएगा। 200 का शेयर था तो वो कितने का रह जाएगा? 100 का। सोचो मैं आपसे 200 का नोट लेके आपको 100 के दो दे दूं और आप बच्चों की तरह खुश हो रहे हो कि वाह यार, पहले एक करेंसी नोट था अब 2 हो गए यार, कसम से मजा आ गया, मैं तो अमीर हो गया। थियोरिटिकली स्पीकिंग बोनस इशू का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 200 वाला एक शेयर था, 1:1 का बोनस इशू आया तो 100 वाले 2 हो जाएंगे आपके पास। सर तो लोग तो खुश होते हैं बोनस आता है तो। बोनस इशू का सिर्फ एक फायदा है कि शेयर की प्राइस कम हो जाती है और वो छोटे इन्वेस्टर के लिए भी अफोर्डेबल हो जाता है। इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां बोनस नहीं देती तो इनका एक एक शेयर 5-5 लाख रुपए में बिकता आज, कौन खरीदता फिर?
और वो बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस बांटते जाते हैं। तो जो इतना ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं, एक तो वो पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा भाव शेयर का कम होता रहता है। तो शेयर की अफोर्डेबिलिटी बनी रहती है। अफोर्डेबिलिटी बनी रहती है तो 1 करोड़ लोग नहीं, 10 करोड़ लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसकी स्लाइटली थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है। लिक्विडिटी भी बनी रहती है क्योंकि लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, और प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, सेंटिमेंट्स बूस्ट हो जाते हैं। बोनस इशू होने से माहौल बन जाता है। माहौल बनने का अपना एक अलग ही कंसेप्ट। अभी लॉकडाउन हो गया, आपने काम भी कम करा और कंजम्पशन भी कम करा, एवरीथिंग इज फाइन। पूरी दुनिया कम काम करे और कम कंजम्पशन करे तो इकोनॉमिक्स को बुरा लगेगा, बट हैप्पीनेस में कहीं कमी नहीं आएगी उससे। सो मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैंने बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने बहुत खर्च कर दिया, तो फायदा क्या हुआ इससे? ज्यादा आप मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा लिया, तो मजा तो तब है जब मेहनत नहीं करो और पैसा कमा। सेंटिमेंट्स बूस्ट हो जाते हैं इससे मार्केट के, और सेंटिमेंट बूस्ट होना तो एक अच्छी बात ही मानी जाती है हमेशा। ये फायदा है। ये मैंने थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया, बट हम तो लॉ में आ जाएं वापस। प्रॉफिट भी रिटेन हो जाते हैं बर्कशायर हैथवे, बट होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म में। पता नहीं क्या क्या लिखा आपने। ये भगवान, ये बच्चों को क्या हो गया आज? हाँ हाँ हाँ, सुनो, मैं सिर्फ डाउट सुनाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैश में होनी चाहिए, एस अब करूं सॉल्व। स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर और स्वेट इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है? बोनस शेयर फुल्ली पेड अप पर इशू होता है, स्प्लिटिंग क्या होता है? ऐसा स्टॉक स्प्लिट कहता है ना, बट होल्ड कर लेंगे लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है। बर्कशायर हैथवे, प्रॉफिट भी रिटेन हो जाते हैं, कैन बी इशूड फ्रॉम रियलाइज रिवोल्यूशन रिजर्व। सर अगर शेयर की प्राइस कम होगी तो शेयर होल्डर पर बुरा इफेक्ट ही पड़ेगा क्या? बैड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, करूंगा आंसर, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उससे। जब आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे तब कर दूंगा टाइम पास। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, इसका निमोनिक मैंने बनाया है ABCDEF ऑफ बोनस। ठीक है, आप सेक्शन से रिलेटेड दुनिया जहान के थोड़े क्वेश्चन पूछिए, बहुत ज्यादा नहीं बेटा। हाँ, थोड़ा सिलेबस पे टिकना भी जरूरी है। ABCDEF ऑफ बोनस। बड़ी मजे की बात यह है कि बी ढंग का नहीं बनाया सर आपने। कैसा तो बी बनाया, लग ही नहीं रहा है कि ये बी है। क्या करूं, राइटिंग खराब है। A फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोनस आप तभी देते हैं तब जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करे। सर आर्टिकल नहीं ऑथराइज कर रहा है तो मैं क्या करूं? आर्टिकल चेंज कर ले, या फिर बोनस मत दे। चलो क्विकली बोलो, सेक्शन नंबर कौन सा है चेंज इन आर्टिकल? दो बच्चों ने बोला 14, इधर 6-7 ने बोला 14। ऐसा आंसर चाहिए बेटा, देन यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। बाकी सब बातें छोड़ दो, क्या पढ़ूं, याद कर लो, तुम तो कहीं से भी पढ़ लो। सेक्शन 14 है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। हालांकि प्रोविजन एंट्रेंस्ड हो तो फिर उतना परसेंट वोट देना पड़ता है जितने परसेंट के लिए वो एंट्रेंस्ड है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना पड़ता है। ये बी ना असल में बी नहीं है, ये पी और ओ है साथ में, पी ओ। फॉलो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, मतलब ये सेक्शन 63 की कंडीशन तो फुलफिल करना ही है। साथ में गवर्नमेंट ने बोनस शेयर के रूल्स भी बनाए हैं, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे।
और ओ, PO, O फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिस्ट। आई होप बन रही होगी आपकी। स्पेशल, मैंने कहा था ना, स्पेशल रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाओ, NCLT सेंट्रल गवर्नमेंट ROC की लिस्ट बनाओ, नंबर ऑफ डेज की लिस्ट बनाओ। भले मॉड्यूल से पढ़ लो बेटा, लेकिन लिस्ट बनाओ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोनस इशू करने के लिए। सी कहां गया? सी की बात करेंगे पहले। डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्टेड इन DID, नॉट डिफॉल्टेड इन DID। तो ये जो DID है वो सेक्शन 62 में आप देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या D है, 63 में, आई एम सॉरी, और क्या I है और क्या D है। It says that it has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it। एक D है डिपॉजिट, एक D है डेट सिक्योरिटीज, और I जो है उसका इंटरेस्ट है। सर हमने बैंक से टर्म लोन लिया, उसको चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बोनस इशू अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट, डेट सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट बोलता है। E for employees statutory dues। स्टैट्यूटरी मतलब एज स्पेसिफाइड बाय स्टैट्यूट, यानी कि लॉ। तो सर लॉ क्या कहता है कि एम्प्लॉय को पैसे देने हैं? हाँ, प्रोविडेंट फंड देना है, ग्रेच्युटी देना है, पेंशन देना है, बोनस देना है, सैलरी देना है, सब लॉ की तो रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया था एक दिन, इन सब के अलग अलग कानून है अपने देश में। बोनस एक्ट अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट अलग है, प्रोविडेंट फंड अलग एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अलग एक्ट है, सबके अलग कानून है। स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर एम्प्लॉय की बाकी है तो बोनस नहीं दे सकते। सर बोनस में हम कौन सा कैश दे रहे हैं, हम तो खाली जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। हाँ, बट इन्होंने टांग अड़ा दी बीच में कि यार तुम बाकी चीजें ठीक करके आओ तो बोनस इशू करने देंगे। अरे बच्चा गया मम्मी के पास, आइसक्रीम खा लूं क्या? बोले होमवर्क कर लिया? बच्चा सोच रहा है कि होमवर्क और आइसक्रीम कनेक्टेड कैसे हैं। क्या होमवर्क के बाद आइसक्रीम करने से सर्दी होने की संभावना कम हो जाती है? क्या वो हजम अच्छी होती है? क्या उसके न्यूट्रिएंट ज्यादा अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं? क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? नहीं। ये तो अब तुम पकड़ में आए हो, नहीं तो तुम हाथ में ही नहीं आ रहे थे, तुम आइसक्रीम के बहाने पकड़ में आ गए हो, तो चलो तुमसे होमवर्क करवा लेते हैं। बस ऐसे ही सरकार के हाथ में आप आ गए हो बोनस इशू करने के लिए, तो सरकार बाकी सारे कंप्लायंस भी आपके चेक कर रही। अरे वो ट्रैफिक पुलिस वाला हवलदार एक बार पकड़ लेता है ना, 3 बैठे हुए हो, तो फिर बात 3 की नहीं रह जाती है। फिर वो लाइसेंस भी चेक करेगा, गाड़ी के कागज भी चेक करेगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल भी चेक करेगा, हेलमेट भी चेक करेगा, मतलब जो उसको समझ में आएगा फिर वो सब चेक कर ले। ऐसे अब यहां पूरी चेकिंग हो गई आपकी। फुल फॉर्म ऑफ DID। वाह दर्शन, क्या बात कही आपने, मैंने तो बता ही नहीं। नोट्स में से पढ़ के बता दिया, स्लाइड पे भी बता दिया, फिर क्यों पूछ रहे हो? बताया क्या मैंने DID? देखो क्लास में बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। दर्शन बेटा झपकी मत मारा करो। F फॉर फुल्ली पेड। बोनस शेयर जो इश्यू होंगे वो पार्टली पेड नहीं हो सकते, वो फुल्ली पेड होना चाहिए। मतलब एक तो आप एहसान कर रहे हो कि देखो तुमको बोनस दे रहे हैं, पर हाँ ध्यान रखो ये पार्टली पेड है और पैसे देना आप, कोई लेगा ही नहीं। और जिन शेयर्स होल्डर को बोनस दे रहे हो उनका शेयर भी फुल्ली पेड होना चाहिए। दोनों बातें, पहले तो आपका शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, और फिर दूसरी बात आपको जो बोनस शेयर दिए जा रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए। बीच में सी छूट गया था, वो सी ऊपर आया। कांट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड।
डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। सर व्हाट डू यू मीन डिविडेंड के बदले बोनस? ये इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ाएंगे आपको यही चीज, कि एक कंपनी अच्छा खासा रेगुलर डिविडेंड दे रही थी, इस बार उन्होंने एक नाटक खेला, डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। इन्वेस्टर ने बोला डिविडेंड मत दो, हम सब बहुत हायर स्लैब में वैसे ही 30% की स्लैब में आते हैं, तुम डिविडेंड दोगे तो उस पर भी 30% टैक्स लग जाएगा, तुम एक काम करो बोनस दे दो शेयर हमको, फिर हम उन बोनस शेयर को ना 1 साल होल्ड कर लेंगे, उसके बाद ना हम उनको बेच देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएंगे अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और वो सिर्फ 10% की रेट से ही टैक्सेबल होता है, जबकि डिविडेंड 30% की रेट से टैक्सेबल होता है। तो जो तुमको अगले साल डिविडेंड देना है ना, उसके बदले इस साल बोनस शेयर दे दो। अरे क्या छोटी कंपनी है, सब घर के ही लोग हैं, तो आपने कैसी साजिश रख ली इसमें कि इन शेयर्स को फिर हम क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, तो इस बहाने से हम थोड़ा टैक्स बचा लेंगे। ऐसी कोई प्लानिंग करते होंगे लोग, तो सरकार ने इस लूप होल को क्या कर दिया, बंद। सर वो पता कैसे पड़ेगा कि डिविडेंड के बदले बोनस दिया है? हम तो बोल देंगे नहीं नहीं, ये डिविडेंड के बदले थोड़ी, ये तो हमने दिया है बस। तो बेटा क्या होता है कि सरकार को किधर भी शक हो जाए ना आपके ऊपर, असेसिंग ऑफिसर्स को इनकम टैक्स में, तो यहाँ क्लास में बैठ के आप बड़े मजे से बोल दोगे मैं तो ऐसा कह दूंगा, मैं तो वैसा कह दूंगा, या आप बोलो पुलिस आएगी तो मैं कह दूंगा मैं तो वहां था ही नहीं। पूछते थोड़ी हैं वो, कुछ नहीं पूछते हैं। आपने कुछ कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, मर्डर कर दिया, आप बोलो मैं तो बताऊंगा ही नहीं कि मैंने करा, मैं थोड़ी बताऊं। ले जाएंगे पकड़ के, कुछ भी नहीं पूछेंगे, पहले पिटाई करेंगे, फिर आप बोले कुछ पूछ तो लो, मार क्यों रहे हो? वो देखी थी, कौन सी पिक्चर थी, हॉलीडे, हॉलीडे में वो टेररिस्ट को पकड़ के लाता, मुंह पर पट्टी चिपकी है, बिना सवाल पूछे कि उंगली काट देता है, फिर बोलता है ये उंगली इसलिए काटी कि अगली बार जब सवाल पूछूं तो जवाब देना, नहीं तो दूसरी भी गई। तो बेटा रियल लाइफ में ना झूठ बोलना इतना आसान काम नहीं होगा कि सर मैं तो बोल दूंगा कि नहीं नहीं ये डिविडेंड के बदले बोनस नहीं है, ये तो हम वैसे ही दे रहे थे। सर मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही है डिविडेंड के बदले बोनस वाली। तो इसको याद कर लो कि बोनस शेयर की जगह दो, डिविडेंड के रिप्लेसमेंट में बोनस शेयर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उससे लोग टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में भी उसको मना कर दिया है। सर वो कैसे करते हैं, छोड़ो ना, छोड़ो। अच्छी टैक्स प्लानिंग अगर कोई होगी भी तो मैं यहां थोड़े बताऊंगा, फिर आपको ऑफिस आओ, इसके लिए ऑफिस आओ। अलॉटमेंट के टाइम पे आउटस्टैंडिंग है एनी पार्टली पेड अप शेयर, सो फुल्ली पेड अप होगा। मुझे नहीं समझ में आया बेटा आप क्या पूछ रहे हो। ये सेक्शन 60 जो आप पढ़ना चाह रहे थे, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। अब नोट्स में भी देखोगे तो कुछ अलग थोड़े लिखा है, यही बात लिखी है, लेकिन उसको शब्द दिए पूरे बस। नो कंपनी shall capitalize its profits or reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus shares under subsection 1 unless authorized by article। एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे बस, बाकी नहीं समझ में आने जैसा कुछ भी नहीं है। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बीन ऑथोराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है आपने, ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग से पास हो गया, पर रेजोल्यूशन का नाम नहीं बताया, ऑर्डिनरी की स्पेशल, इसलिए हम उसको क्या मान रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और शेयर होल्डर खुद ये रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन कौन प्रपोज करता है, हमेशा बोर्ड, शेयर होल्डर उस पर वोट करते हैं। It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it।
It has not defaulted in respect of payment of statutory dues to employees such as contribution to provident fund, gratuity, bonus, etc. The partly paid share, if any outstanding on the date of allotment, are made fully paid up. अगर शेयर पार्टली पेड है तो सबसे पहले तो आपको फिर क्या करना चाहिए कि उनको फुल्ली पेड करना चाहिए, या तो पैसे मंगवा करके करो या इस तरह का बोनस दे करके उसको क्या करो, फुल्ली पेड करो। लेकिन शेयर कैसे होना चाहिए आपके पास में, फुल्ली पेड होना चाहिए। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो सरकार और जो कंडीशन दे दे वो कर लेंगे फुलफिल। द बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड। ठीक है, हाँ अकाउंट्स में भी तो बोनस शेयर पढ़ लिया ना आपने, उसमें ऐसा भी तो करते होंगे आप शायद कि जर्नल एंट्री पास करके शेयर फुल्ली पेड अप कर देते हैं। कैसे कैसे क्या जर्नल एंट्री पास करते हो पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए, क्या जर्नल एंट्री करते हैं? बोनस टू, बोलो कोई तो बोलो बेटा, सवाल जवाब मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हो? अगर सीआरआर में से करेंगे तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो पार्टली पेड शेयर है वो कैसे हो जाएंगे, फुल्ली पेड। फिर बोनस की क्या एंट्री करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर जो डेबिट हो गया उसका क्या करेंगे, सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर। ऐसे ही कुछ करते होंगे ना, सीआरआर टू बोनस शेयर टू पेड अप कैपिटल, दो पार्ट में करते हो ना आप। इकट्ठी भी बोल सकते हो आप उसको, सीआरआर टू पेड अप कैपिटल। भाई मेरे एंगल से, लॉ के एंगल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उसमें, ठीक है। बोनस शेयर की वजह से जो प्राइस कम होता है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख के लाए हो? 19। अब इतनी जल्दी चेक हो पाएगी इनकी कॉपी, करो। तो आपका क्वेश्चन ये है कि बोनस शेयर आने की वजह से शेयर का भाव कम क्यों हो जाता है। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, आपने पूछा है तो एक बार मैं क्विकली बता देता हूं। मान लो एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इन टोटल इशू कर रखे हैं। मान लो एक शेयर का मार्केट प्राइस 500 रुपए है, तो पूरी कंपनी की वेल्थ कितनी हो गई, 1 करोड़ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपए पर शेयर, यानी वेल्थ कितनी हो गई, 500 करोड़ रुपए। ये 500 करोड़ रुपए वेल्थ क्यों है कंपनी की, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाएगी, इसलिए आज उसका बाजार में भाव है, ठीक है। बोनस शेयर इशू करने में आपने महज एक जर्नल एंट्री पास करी है, उसमें न तो कोई पैसा कंपनी के अंदर आया, न उन पैसों से एक नई फैक्ट्री खरीदी गई, न उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन डबल हुआ, न सेल डबल हुई, न प्रॉफिट बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसी थी वैसी की वैसी ही रह गई। सेम प्रोडक्शन, सेम सेल, सेम प्रॉफिट। तो भला धन संपत्ति, वेल्थ कैसे बढ़ेगी कंपनी की? तो वेल्थ पहले भी 500 करोड़ थी, अभी भी 500 करोड़ थी रहेगी। पहले 500 करोड़ की वेल्थ 1 करोड़ शेयर में डिवाइड होती थी, तो पर शेयर भाव आता था 500 रुपए। अब 500 करोड़ की वेल्थ 2 करोड़ शेयर में डिवाइड होगी, तो पर शेयर भाव कितना हो जाएगा, 250 रुपए। थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बूस्ट होने की वजह से 250 नहीं होके 255, 252, 260 ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, हाँ बोलो बेटा। बेटा सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ही मानेंगे जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, सेक्शन साइलेंट है। क्योंकि अगर ये सबसिस्टिंग डिफॉल्ट की बात नहीं करके पास डिफॉल्ट की बात करते तो फिर उसका कूलिंग पीरियड भी देते कि डिफॉल्ट गुड करने के 3 साल बाद बोनस इशू कर सकते हो। ऐसा कोई पीरियड दिया है क्या? यहाँ लॉ पढ़ना सीखो, चलो मैं बताता हूं आपको कि आप पूछ रहे हो कि सबसिस्टिंग डिफॉल्ट की पुराना डिफॉल्ट, अगर पुराना डिफॉल्ट की बात करते तो फिर कूलिंग पीरियड भी देते कि पुराना डिफॉल्ट ठीक होने के 3 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने बाद बोनस आ सकता है। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है।
इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सर एक बार हमने पहले डिफॉल्ट करा था, फिर वो ठीक कर दिया, क्या आज हम बोनस इशू कर सकते हैं? हाँ। सर क्वेश्चन 18 में क्या लिखना है प्राइवेट प्लेसमेंट? अच्छा आज क्वेश्चन 18 था क्या? तो 18 कल डिस्कस नहीं हुआ था क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन था। अच्छा पर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं। थोड़ा बेटा आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़े अच्छे डाउट पूछो, क्योंकि आपके अच्छे डाउट पूछने से पूरी क्लास को फायदा मिलता है, और आपके खराब डाउट पूछने से पूरी क्लास सफर करती है, टाइम वेस्ट हो जाता है सबका। आप अच्छे डाउट पूछेंगे अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 18 है व्हाट आर द वेरियस सिचुएशन अंडर विच अ पब्लिक कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। सेक्शन 26 में दिया है शायद ये मैटर, है ना? 4 पॉइंट जो स्लाइड पे बताए थे ना स्नेह पाटिल, 26 और 33, थैंक यू अर्चित। 26 और 33 को मिला के देखोगे तो 2.26 में दिए, 2.33 में दिए। बेटा स्नेह इसका मतलब आप नोट्स पढ़ते ही नहीं हो, बातें मॉड्यूल की करते हो, नोट्स के ठिकाने नहीं इधर आपके। क्वेश्चन 19, राइट डाउन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 31 कौन सा है? 31 है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 31 छाप डालो पूरा का पूरा। हाँ तो वही तो करा सर, इधर नोट्स इधर कॉपी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। ऐसा करने वाले हर अटेम्प्ट में ऐसा ही करते हैं। हाँ, और जो लिख के समझ के याद करके लिखते हैं उनको एक ही बार ऐसा करना पड़ता है, ध्यान रखना ये बात। आगे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सिविल लाइबिलिटी, रूल्स फॉर अलॉटमेंट। 25 नंबर पे जाके केस स्टडी है फिर। आप देखो थोड़ा टाइम पास करते हैं, एक बच्चा क्या मस्त सवाल पूछ रहा है, क्या नाम है इसका पूरा? अमीशा। अमीशा पूछ रही है सर वो 4 पॉइंट ऐसे कैसे लिख देंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखें। वाह अमीशा, आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे हैं? आपको एक 3 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कॉपी नहीं लाया, इज इक्वल टू नहीं करा, क्यों करते हो ऐसे? इनके नाम नोट कर लो, नाम मोबाइल नंबर, नाटा सर को दे देना फिर, और क्या है। यह एक काम करेंगे अपन कि इनको भैया को अपन टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर लेंगे, जो जो नहीं करे उसके फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, फेमस हो जाओगे यार आप। हाँ तो बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है अमीशा, और आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा कि 4 पॉइंट लिख के आ जाऊं तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना बेटा, डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही पड़ेगा, और उसके लिए नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको सबसे पहले। हाँ हाँ तो वो लड़की 4 पॉइंट पूछ रही है, 4 लाइन लिखो ना। 4 पॉइंट क्यों लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, और हो सके तो अपनी तरफ से कुछ छोटा सा कोई एग्जाम्पल कोट कर दोगे आप उसमें। आप लिखने को इतना सा भी लिख सकते हो, एफपीओ फुल स्टॉप, और आप लिखने को ऐसा लिखोगे कि इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड शेयर्स टू पब्लिक प्रीवियसली and its shares are already quoted on stock exchange, in that case company is not required to issue prospectus if same type of shares are being issued in a public issue now। अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन हो गया लिखने को, पॉइंट हो गया ऑलरेडी लिस्टेड। तो भाई ये कैसा सवाल है, सीए इंटरमीडिएट तक आए कैसे आप? ये तो अपने हाथ में ना कि उसको थोड़ा अच्छा व्यवस्थित ढंग से लिख दो बस, और उससे ज्यादा क्या करना है आपको? बोलो बेटा।
हाँ हाँ, ये लाइन भी लिख सकते हो, टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर प्रीवियसली यूनिफॉर्म विद द सिक्योरिटीज। जिस तरह के शेयर आप पहले पब्लिक इशू कर चुके हैं वो ऑब्वियसली लिस्टेड होंगे और कोटेड होंगे, तो उसी टाइप के शेयर जब आप दोबारा इशू करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। वो लैंग्वेज यूज करो तो और बढ़िया है। यूनिफॉर्म मतलब अगर पहले इक्विटी शेयर इशू करे थे और अभी वापस इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो यूनिफॉर्म है। पहले इक्विटी शेयर इशू करे थे और अब आप डीवीआर इशू कर रहे हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। सेक्शन नंबर 61 आपको अगर याद आए तो हमने चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था। नेम क्लॉज था 13 सबसेक्शन 1 से लेकर 4 तक 3 तक। फिर प्लेस क्लॉज था 13 सबसेक्शन 4 to 7। ऑब्जेक्ट क्लॉज था 13 सबसेक्शन 8 to 10। फिर हमने कहा था चेंज इन लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज जो आ गया था वो 18 में आ गया था, और फिर रह गया था कैपिटल क्लॉज, तो वहां हमने लिखा था सेक्शन 61। वो सेक्शन 61 की बारी आज आ गई कि अगर आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है कैपिटल क्लॉज, तो अनलिमिटेड कंपनी पर सेक्शन 61 एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों एप्लीकेबल नहीं है? मतलब वो अपना कैपिटल क्लॉज जैसे चाहे वैसे चेंज करे, सेक्शन 61 के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी का कैपिटल क्लॉज उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता ही नहीं है, बल्कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अनलिमिटेड कंपनी का कैपिटल क्लॉज उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। ध्यान से सुनिए, अनलिमिटेड कंपनी में मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज नहीं होता है, आर्टिकल में होता है। इसलिए अगर उसको कैपिटल क्लॉज चेंज करना है तो वो जैसे आर्टिकल चेंज करते हैं वैसे कर पाएगी, उसको सेक्शन 61 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड कंपनी अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो उस पर सेक्शन 61 अप्लीकेबल नहीं है। सोचो क्यों? कैपिटल ही नहीं है, तो फिर क्या रिड्यूस करें और क्या इंक्रीज करें? विच शेयर कैपिटल कंपनी को दो शर्तें माननी पड़ेगी। सो अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। पता है ये सेक्शन किस पे लग रहा है? अब आप एनालाइज करो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर ये सेक्शन लगेगा, एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल पर लगेगा। क्यों सर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शेयर कैपिटल है नहीं। सर अनलिमिटेड कंपनी पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका तो कैपिटल क्लॉज आर्टिकल में होता है। सर अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें तो कैपिटल ही नहीं है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। इस बात को मैंने ऐसे चार्ट फॉर्मेट में आपके सामने रखा है। सर पर करना क्या पड़ेगा कैपिटल क्लॉज चेंज करने के लिए? Two conditions. Number one, the change should be authorized by article of association. Number two, you will have to pass ordinary resolution. पर सर हमने तो पढ़ा था कि मेमोरेंडम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। हाँ, सेक्शन 13 यही बोलता था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेक्शन 13 यही बोलता था कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 13 था किसके लिए? नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए। छापो।
ठीक है, तो जितना हमने पढ़ लिया है बेटा उसको पढ़िए, याद करिए उसको। आप चाहो तो जैसे स्कूल के बच्चों को चिल्ला चिल्ला के याद करवाते हैं ऐसे करवाऊँ आपको मैं, पर फिर ऑनलाइन वाले चिल्ला भी नहीं पाएंगे, दिक्कत आएगी। नहीं नहीं, ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पढ़ी हमने, पर अब कैसे चेंज होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, लंबा मामला है। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।